नमस्कार दोस्त, एजुकेशन 9 पर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। चलिए, आज हम बिहार बिना समय भूगोल के गवाए महत्व आज पर के प्रश्न इस करेंगे। विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का लक्ष्य इस 2525 किलोमीटर लंबी विशाल गंगा नदी प्रणाली के विज्ञान और भूगोल को पूरी तरह से डिकोड करना है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम इसे बिना रटे समझने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा के भारी दबाव में रटी हुई चीजें अक्सर भूल जाती हैं। इसलिए हम इसके हर मोड़, हर रहस्य को एक बहुत ही दिलचस्प और प्राकृतिक यात्रा की तरह एक्सप्लोर करेंगे। इस पूरे विश्लेषण में हम नदी की यात्रा के कालक्रम का ही पालन करेंगे, ऊंचे हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। इसमें हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले उद्गम और पंचप्रयाग का रहस्य, फिर मैदानी इलाके और प्रमुख राज्य, उसके बाद प्रमुख सहायक नदियां, फिर कुछ हैरान करने वाली भौगोलिक विसंगतियां और बांध, और अंत में डेल्टा और इसकी पारिस्थितिकी। तो चलिए हिमालय की ऊंचाइयों की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्गम और पंचप्रयाग के उस बड़े रहस्य की। बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं ना कि गंगा गोमुख से निकलती है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा मिथक है। गोमुख से जो बहुत ही तेज धारा निकलती है वो असल में भागीरथी है। गंगा प्रणाली को वास्तव में समझने के लिए सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाली एक दूसरी नदी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है अलकनंदा। इसे पहाड़ों की बीच से गुजरने वाले एक बहुत पुराने और चौड़े प्राकृतिक हाईवे की तरह सोचिए। अब स्क्रीन पर दिख रही इस लाइन को देखिए। सुनने में ये किसी पुराने श्लोक या कविता जैसी लगती है ना? लेकिन असल में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली अलकनंदा में मिलने वाली नदियों और उनके संगम स्थलों, जिन्हें हम प्रयाग कहते हैं, उनके भौगोलिक क्रम को हमेशा के लिए डिकोड करने का ये सबसे अचूक हैक है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस गहरे प्राकृतिक हाईवे यानी अलकनंदा में कई नदियां भारी बर्फ और चट्टानों के साथ प्रचंड वेग से आकर टकराती हैं। विष्णु से विष्णुप्रयाग, जहां धौली गंगा मिलती है, नंद से नंदप्रयाग, जहां नंदाकिनी मिलती है, कान यानी कर्णप्रयाग में पिंडर नदी, रुद्र यानी रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, और अंत में देव यानी देवप्रयाग। देवप्रयाग ही वो सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन है जहां गोमुख से आने वाली भागीरथी अंततः अलकनंदा से टकराती है, और इसी विशाल संगम के बाद पहली बार इस संयुक्त जलधारा को गंगा का नाम मिलता है। पहाड़ों के इस रोमांचक सफर के बाद अब बात करते हैं मैदानी इलाकों और उन प्रमुख राज्यों की जहां से होकर ये नदी गुजरती है। हरिद्वार वो जगह है जहां गंगा अपनी तेज गति और गहरी घाटियों को छोड़कर समतल मैदानों में एकदम चौड़ी और शांत हो जाती है। लेकिन जब बात आती है कि ये किन राज्यों से गुजरती है, तो अक्सर एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल तो आसानी से याद रहते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, झारखंड। अक्सर लगता है कि गंगा वहाँ नहीं जाती, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये झारखंड के साहिबगंज जिले की सीमा को छूते हुए बहती है। राज्य स्तरीय भूगोल को याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका यहाँ मौजूद है। उत्तर प्रदेश में इस विशाल नदी की एंट्री और एग्जिट दोनों को याद रखना एकदम आसान है। प्रवेश होता है बिजनौर से और निकास होता है बलिया से। दोनों ही नाम ब अक्षर से शुरू होते हैं। इस छोटी सी ट्रिक से इस महत्वपूर्ण तथ्य को भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैदानी सफर को आगे बढ़ाते हुए अब नजर डालते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों पर। हिमालय की तरफ से आने वाली बाएं तट की 6 प्रमुख सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व के सही क्रम में याद रखना अक्सर एक बड़ा सिरदर्द होता है, लेकिन इस एक साधारण से वाक्य से सब साफ हो जाता है। रामू से रामगंगा, गोमती से गोमती, घाघरा से घाघरा, गंडक से गंडक, कोसी से कोसी और महान से महानंदा। एक बार में ही एकदम परफेक्ट भौगोलिक क्रम याद हो जाता है। इन सभी नदियों में कोसी नदी का व्यवहार सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से ये अत्यंत तीव्र गति से भारी मात्रा में चट्टानें और मलबा लेकर आती है, लेकिन जब ये एकदम समतल बिहार में प्रवेश करती है तो पानी की गति अचानक धीमी पड़ जाती है। ये बिल्कुल एक बंद नाली या क्लॉग्ड पाइप की तरह काम करता है। नदी अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेती है और फिर पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो अपना किनारा तोड़कर विनाशकारी तरीके से नए रास्ते बना लेती है। इसी खतरनाक प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। सहायक नदियों के बाद अब आते हैं कुछ ऐसी भौगोलिक विसंगतियों और बड़े बांधों पर जो अक्सर उलझा देते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का एक बहुत ही बड़ा अपवाद है। सामान्य तौर पर भारत के इस पठार की प्राकृतिक ढलान पूर्व या पश्चिम की ओर है, तो फिर सोचने वाली बात है कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली सोन नदी गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल खिलाफ सीधे उत्तर की ओर कैसे बह सकती है।
इसका जवाब जमीन के बहुत नीचे होने वाली हलचलों में छिपा है। लाखों साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से जमीन के अंदर गहरी दरारें या रिफ्ट वैली बन गई थीं। सोन नदी एक ऐसी ही भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये गहरा फ्रैक्चर ही इलाके के सामान्य ढलान को बदल देता है और नदी को उत्तर की ओर बहने पर मजबूर करता है, जो आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। भौगोलिक अपवादों के साथ साथ मानव निर्मित ढांचों का भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जब भारत के सबसे ऊंचे बांध टिहरी बांध का जिक्र होता है तो तुरंत दिमाग में गंगा का नाम आता है। लेकिन पंचप्रयाग का वो सफर याद करिए। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद ही नदी का नाम गंगा पड़ता है, जबकि वास्तविकता ये है कि टिहरी बांध इस जंक्शन से बहुत ऊपर केवल और केवल भागीरथी नदी पर बना है। और अब इस विशाल नदी की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, डेल्टा और इसकी बेहद खास पारिस्थितिकी। बंगाल में प्रवेश करने के बाद ही फरक्का बैराज की असली भू रणनीतिक भूमिका सामने आती है। अक्सर लगता है कि बैराज सिर्फ बाढ़ रोकने के लिए होते हैं, लेकिन फरक्का बैराज का काम बिल्कुल अलग है। डेल्टा क्षेत्र होने के कारण हुगली नदी में लगातार भारी गाद या सिल्ट जमा होती रहती है, जिससे कोलकाता बंदरगाह उथला हो सकता है। यह बैराज गंगा के अतिरिक्त पानी को कृत्रिम रूप से हुगली की तरफ मोड़ता है। यह पानी एक विशालकाय फ्लश की तरह काम करता है, जो सारी गाद को बहाकर समुद्र में ले जाता है और इस तरह कोलकाता बंदरगाह की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखता है। जब ये सारा पानी और गाद समुद्र से मिलता है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करते हैं। ये विशाल इलाका घने मैंग्रोव वनों और शानदार रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। इसी असीमित पारिस्थितिकी महत्व के कारण ही साल 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये केवल पानी का बहाव नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों और अनगिनत जीवों की जीवन रेखा है। जीवों की इस पूरी कड़ी में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन सबसे ज्यादा खास है। ये अंधी डॉल्फिन इकोलोकेशन यानी ध्वनि तरंगों से शिकार करती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केवल और केवल बिल्कुल शुद्ध 100% प्रदूषण मुक्त मीठे पानी में ही जिंदा रह सकती है। इसीलिए विज्ञान इसे एक बेहतरीन बायो इंडिकेटर मानता है। अगर ये डॉल्फिन पानी में तैर रही है तो बिना किसी लैब टेस्ट के ये साबित हो जाता है कि वो इकोसिस्टम पूरी तरह से स्वस्थ है। तो सोचिए, अगर ये डॉल्फिन किसी इलाके से अचानक गायब हो रही है तो इसका सीधा सा क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि प्रदूषण खतरे के निशान को पार कर चुका है और वो नदी तकनीकी रूप से मर रही है। प्रकृति का संतुलन बहुत ही नाजुक होता है। इस विश्लेषण के अंत में ये सोचने वाली बात है कि जिस इकोसिस्टम पर करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है, उसकी शुद्धता खोने की कीमत अंततः किसे चुकानी पड़ेगी? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से कई नए और गहरे तथ्य सामने आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।